डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, अस्सलाम वालेकुम। अंजुमन इस्लामिया गर्ल्स हाई स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सबों का खैर मकदम है। मैं डॉक्टर खालिद हुसैन आज आप लोगों के फ़िज़िकल साइंस की किताब में मौजूद एक नहायत ही अहम चैप्टर यानी पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स को डिस्कस करूँगा। आप लोगों से गुजारिश है कि उस पूरी डिस्कशन के दौरान यानी किताब में मौजूद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलिस पीरियोडिक टेबल के चार्ट को अपने सामने रखें और अहम नुकात को अपनी कॉपी पर नोट करें। आप लोग बराह मेहरबानी अपनी किताब में मौजूद मेंडलिस पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के चार्ट को अपने पास मौजूद रखें ताकि मुख्तलिफ़ जगहों में रेफरेंस के तौर पे वो काम आ सके। आज की तारीख़ में हमारी दुनिया में 118 अनासिर मौजूद हैं। उनमें 94 कुदरती अनासिर नेचुरल एलिमेंट्स और टोटल 118 अनासिर आज तक हमारी दुनिया में मौजूद हैं, जिसकी जानकारी साइंसदानों ने अब तक दी है। उनमें 94 अनासिर नेचुरल हैं, कुदरती अनासिर नेचुरल अनासिर, और 24 अनासिर सिंथेटिक अनासिर हैं। ऐसा अनासिर जिसको मुख्तलिफ़ तरकीब से लेबॉरेटरी में तैयार किया गया है उसको सिंथेटिक अनासिर कहा जाता है। तो टोटल 118 अनासिर में से 94 कुदरती अनासिर हैं और 24 सिंथेटिक अनासिर हैं। क्योंकि अनासिर की तादाद बहुत ज़्यादा है, लिहाजा हर एक अंसर का तफसीली मुताला किसी शख्स के लिए बहुत मुश्किल तरीन अमर है। जिस तरह दुनिया में मौजूद तमाम तरह के जानदारों के मुताला की सहूलत के लिए यकसा खसूसियात की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ जमातों में तकसीम किया गया है, जिसे क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी कहा जाता है, जो आप लोगों ने क्लास 9 के लाइफ साइंस में पढ़ा था। इसी तरह दुनिया में मौजूद तमाम तरह के अनासिर को यकसा खसूसियात और ख़वास की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ दर्जों में तकसीम किया गया है, जिसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहा जाता है। यानी अनासिर की तकसीम के तरीक़ा को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहा जाता है। अनासिर की दर्जाबंदी कोई नया अमल नहीं है, बल्कि कदीम ज़मानों से साइंसदान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मखसूस बुनियाद पर अनासिर की दर्जाबंदी करते रहे हैं। कदीम कीमियादान केमिस्ट ने वैलेंसी, धाती और गैर धाती सिफ़ात, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर अनासिर की दर्जाबंदी किया था। लेकिन मुख्तलिफ़ अनासिर की वैलेंसी में होने वाली वेरिएशन और बाज़ अनासिर में मौजूद दोहरी खसूसियात डुअल कैरेक्टर के सबब उस तरह की दर्जाबंदी के तरीक़ों को बातिल करार दिया गया। डोबेरेनियर नामी साइंसदान ने 1815 में उस वक्त मौजूद तकरीबन 30 अनासिर को एक मखसूस तरीक़ा से दर्जाबंदी क्लासीफाई किया था। डोबेरेनियर नामी साइंसदान ने बहुत मशहूर साइंटिस्ट गुज़रे हैं कदीम ज़माने में। 1815 में उन्होंने मुख्तलिफ़ तरह के अनासिर को एक ख़ास तरीक़ा से क्लासीफाई किया था। उनके ज़माने में 30 अनासिर की दरियाफ़त हो चुकी थी, तो उन्होंने उसका नाम दिया था डोबेनियर्स ट्राइड रूल या रूल ऑफ ट्राइड। ट्राइड का मतलब होता है 3, रूल ऑफ ट्राइड, रूल ऑफ ट्राइड। ट्राइड का मतलब होता है 3। उन्होंने 3 अनासिर का उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के लिहाज से ग्रुप बनाया था। हर ग्रुप का दरमियानी अनसर का वज़न पहले और तीसरे अनासिर के एटॉमिक वेट के औसत होता है। उसकी मिसाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लिथियम, सोडियम और पोटासियम, ये 3 अनासिर है। तो उन्होंने इस तरह से 3 अनासिर का एक ग्रुप बनाया था। यहाँ देखिए लिथियम का एटॉमिक वेट है 7 और पोटासियम का एटॉमिक वेट है 39। तो उन्होंने कहा था ये जो तीसरा अनासिर है जो कि दरमियान में है,
इसका मास या इसका वजन इन दोनों के औसत वजन के बराबर होगा। अगर इन दोनों का वजन को हम जोड़ें, मास को जोड़ें, तो 7 + 39 = 46 और इसका एवरेज क्या होगा 23, यानी सोडियम का मास या एटॉमिक वेट होगा 23। तो इस तरह उन्होंने कहा था कि उन्होंने तीन अनासिर का एक ग्रुप बनाया था और उन्होंने कहा था कि इन तीनों इस ग्रुप में मौजूद पहला और आखिरी जो अनासिर है, फर्स्ट एंड थर्ड, उसका मजमूई वज़न का औसत जो दरमियान में मौजूद अनासिर है उसके वज़न के बराबर होगा। हम इसी का एक और मिसाल देख सकते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोमियम और पोटेशियम। कैल्शियम का एटॉमिक वेट है 40, पोटेशियम का 39। तो अगर इन दोनों का हम वज़न को जोड़ें, पोटेशियम का, कैल्शियम, स्ट्रोमियम और बेरियम का एटॉमिक वेट होता है 137। तो अगर इन दोनों का वेट को हम जमा करेंगे तो 40 + 137 यानी 177। अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा 88.5, यानी ये जो दरमियानी अनासिर है इसका वज़न होगा 88.5 या 88। तो ये तरीका उन्होंने पेश किया था अनासिर को क्लासीफाई करने का। चूँकि यहाँ पर उन्होंने तीन अनासिर का एक ग्रुप बनाया था, उसीलिए इसका नाम रखा गया रूल ऑफ ट्राइड। उसके बाद जैसा कि हमने अभी आपसे बयान किया कि उन्होंने जो अनासिर को क्लासीफाई किया था उस वक्त सिर्फ 30 अनासिर दुनिया में मौजूद थे, लेकिन जब मज़ीद नए अनासिर की दरियाफ़त हुई तो उनका ये उसूल कायम नहीं रह पाया और नतीजतन उनके उस नज़रिया को बातिल करार दिया गया। उसके बाद न्यूलैंड नामी साइंसदान ने 1864 में उस वक्त मौजूद 56 अनासिर को 56 न्यूलैंड एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट गुजरे हैं, उनके वक्त में 56 अनासिर की दरियाफ़त हो चुकी थी। तो उन्होंने 56 अनासिर को दर्जाबंदी करने का एक तरीका पेश किया जिसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। लॉ ऑफ ऑक्टेव मीन्स 8 अनासिर की न्यूलैंड ने जो अनासिर की दर्जाबंदी का तरीका पेश किया था उसे लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा जाता है। ऑक्टेव के मानी 8 है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। उन्होंने अनासिर को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के लिहाज से उस तरह तरतीब दिया था कि हर 8वां अनासिर पहले अनासिर की खासियत को दोहराता था। हर 8वां अनासिर पहले अनासिर की खासियत को दोहराता था, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरी 8th एलिमेंट वाज फाउंड टू बी अ रेपिटेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। इसकी मिसाल हम लोग देखेंगे तो आपको ज़्यादा मामला क्लियर होगा। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम 1 2 3 4 5 6 7 8। या हम एक और ग्रुप को कर लें, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, पोटासियम और कैल्शियम। तो अगर हम लिथियम से शुरू करते हैं तो लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम। तो लिथियम के बाद 8वां अनासिर सोडियम है, यानी ये सोडियम लिथियम की खासियत का हामिल होगा। उसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम से शुरू कर लेते हैं तो उसके बाद एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, पोटासियम और कैल्शियम। तो मैग्नीशियम के बाद 8वां अनासिर कैल्शियम है। कैल्शियम मैग्नीशियम की खुसूसियात का हामिल होगा। यही वजह है कि लिथियम और सोडियम दोनों ग्रुप 1 में हैं, दोनों की वैलेंसी 1 होती है। दोनों के आखिरी मदार आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, दोनों एल्कली मेटल है। उसी तरह से मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों एक ग्रुप में मौजूद हैं, दोनों का वैलेंसी 2 होता है।
दोनों के आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। दोनों मेटेलिक खसूसियत की या धाती खासियत की हामिल होती हैं। तो जिस तरह म्यूज़िक में जो म्यूज़िकल टोन होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, तो 8वां जो सुर है सा वो पहला से रिपीट होता है। तो उसी तरह से उन्होंने कहा था कि अगर अनासिर को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के लिहाज से तरतीब दिया जाए तो हर 8वां अनासिर पहले वाले अनासिर की खसूसियत का हामिल होगा, यानी रिपीट करेगा। वो उसका जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट होता है। चूँकि हर 8वां अनासिर पहले वाले अनासिर की खासियत को रिपीट करता है, उसी वजह से हम लोग इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, न्यूलैंड ने जब इस टेबल को तरतीब दिया था या जब अनासिर की को तरतीब दिया था, उस वक्त दुनिया में सिर्फ 56 अनासिर मौजूद थे। लेकिन मज़ीद नए अनासिर के दरियाफ़्त होने के बाद उनका यह उसूल कायम ना रह सका। नतीजतन लॉ ऑफ ऑक्टेव को भी बातिल करार दिया गया। उसके बाद 1869 यानी तकरीबन 150 साल कबल रूसी साइंसदान मेंडेलीफ ने उस वक्त मौजूद 63 अनासिर को 1869 माने अब से तकरीबन 150 साल कबल एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट गुजरे हैं रसिया के, उनका नाम था अलेक्जेंडर मेंडेलीफ। उन्होंने 63 अनासिर को, जो कि उस वक्त दुनिया में मौजूद था, है ना, बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के लिहाज से एक टेबल में तरतीब दिया था, जिसे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। उन्होंने एक कानून वज़ा किया था जिसे मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ कहते हैं। मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडेलीव्स ने 63 अनासिर को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के लिहाज से एक टेबल में तरतीब दिया था। उस टेबल को मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। और उन्होंने इस टेबल को तरतीब देने के बाद एक लॉ वज़ा किया था, उसे हम लोग मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ कहते हैं। इस लॉ में उन्होंने कहा था कि अनासिर के तबई और कीमियाई खसूसियात उनके एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग इसको ज़रा गौर से याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अनासिर के तबई और कीमियाई खवास, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उनके एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शंस होता है ना। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो ये लॉ मेंडेलीफ ने पेश किया था, इसलिए इसको कहा जाता है मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, है ना। मेंडेलीफ जो कि बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट थे रसिया के, है ना, उन्होंने 1869 में तकरीबन 150 साल पहले वो टेबल पेश किया था, जिसे हम लोग मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं। उन्होंने जो कानून वज़ा किया था उसे मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ कहा जाता है ना। उस लॉ को याद रखना है। मेंडेलीफ का जो उसूल था उसमें उन्होंने कहा था कि अगर अनासिर को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के लिहाज से तरतीब दिया जाए, बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के लिहाज से, यानी हल्का अनासिर को पहले रखा जाए और बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो भारी अनासिर है उसको उसके बाद अगर हम लोग रखते जाएँ, तो एक ख़ास मुद्दत के बाद उनके खवास माने प्रॉपर्टीज़ दोहराएंगे, यानी रिपीट होंगे। न्यूलैंड ने कहा था कि हर 8वां अनासिर, 8th एलिमेंट, पहले अनासिर की खासियत को दोहराता है, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था न्यूलैंड, है ना। लेकिन मेंडेलीव्स ने 7वां 8वां वगैरह कुछ नहीं कहा, या उन्होंने 7वां 8वां कहने से परहेज़ किया। उन्होंने कहा कि अगर अनासिर को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के लिहाज से तरतीब दिया जाए तो उनके खवास एक ख़ास मुद्दत के बाद दोहराएंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर मेंडेलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में थोड़ी सी मज़ीद जानकारी हासिल करना ज़रूरी है। मेंडेलीव ने एक प्लेन पेपर लिया था, चार्ट इसको हम कह सकते हैं, और इस तरह का चार्ट, और हर चार्ट पे उसने अनासिर का सिंबल लिखा था। उसने हर अनासिर को एक सिंबल दिया। फ़र्ज़ किया कोई एलिमेंट है, उसका सिंबल है X। उसके बाद उसने उसका एटॉमिक नंबर लिखा, फ़र्ज़ किया उसका एटॉमिक नंबर है A, और फिर मास नंबर और फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह। तो उसने इस तरह से छोटा छोटा चार्ट बनाया था और हर चार्ट में अनासिर का सिंबल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक वेट वगैरह को उसने लिखा था। उसके बाद उसने उन तमाम कार्ड्स को एक टेबल में तरतीब दिया था। इस तरह का उन्होंने एक टेबल बनाया था।
इस टेबल में ऊपर से नीचे 8 वर्टिकल कॉलम्स थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उस मेंडलीफ के टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स थे और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। इस टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इसको ग्रुप कहा जाता है। ग्रुप, GROUP, ग्रुप। द वर्टिकल कॉलम इन प्रेडिक्टेबल आर कॉल्ड ग्रुप। उसकी कतार को ग्रुप का कहते हैं। इस टेबल में टोटल 8 ग्रुप्स थे मेंडलीफ के टेबल में। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 एंड ग्रुप 8। और जो हॉरिजॉन्टल रोज है इसको पीरियड कहते हैं। PERIOD, पीरियड्स। यहाँ पे टोटल 7 पीरियड्स थे। 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6 एंड पीरियड 7। उसके बाद उन्होंने तमाम अनासिर को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के लिहाज से इस टेबल में सजाया था। सबसे हल्का अनासिर हाइड्रोजन था, उसको उन्होंने फर्स्ट ग्रुप। उसके बाद बतदरीज उन्होंने अनासिर को इस टेबल में एकोमोडेट किया था या सजाया था। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसी तरह सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन। फिर उसी तरह पोटेशियम, फोर्थ पीरियड में पहले पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडिनम, टाइटोरियम, वेंडिनम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन वगैरह वगैरह। आप लोगों को उतना दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है ना। आप लोग सिर्फ पोटेशियम तक याद रखिएगा, कैल्शियम तक जो आपके सिलेबस में है। तो मेंडलीफ ने इस तरह जो टेबल बनाया था उसमें टोटल 9 ग्रुप थे, 8 ग्रुप थे वर्टिकल कॉलम्स, और 7 पीरियड्स थे जिसको हम हॉरिजॉन्टल रोज 7 पीरियड्स थे, है ना। और उन्होंने जितना अनासिर उनको 63 अनासिर मालूम था उसको इस पीरियड में एकोमोडेट कर दिया था। बाद में फिर उन्होंने हर ग्रुप को मज़ीद 2 हिस्सा में तकसीम किया था जिसे सब ग्रुप कहते हैं। जैसे ग्रुप 1 से लेकर 7 तक ग्रुप को, 8 ग्रुप को नहीं, 1 से लेकर 7 तक जो ग्रुप हैं उसको उन्होंने फिर 2 हिस्सा में तकसीम किया था, A-B। जैसे ग्रुप 1A 1B, 2A 2B। इसे हम सब ग्रुप कहते हैं, सब ग्रुप, है ना। इसकी एक ख़ास वजह है जो हम लोग आगे जानेंगे। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको ग्रुप कहा जाता है, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको पीरियड कहा जाता है। ग्रुप 1 से ग्रुप 7 तक के तमाम ग्रुप को मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था जिसे सब ग्रुप कहते हैं। क्लियर। ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 7 तक जितने ग्रुप्स हैं उनको मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था जिसे हम लोग सब ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो इसी को मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल कहा जाता है ना। मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल को जब तरतीब दिया था तो उसने कुछ ख़ास बातों का ख्याल रखा था। नंबर 1, तमाम अनासिर को उसने बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के लिहाज से सजाया था। उसने तमाम अनासिर को बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के लिहाज से सजाया था, यानी जिस अनासिर का एटॉमिक वेट कम है वो पहले, और बतदरीज ग्रेजुअली जो ज़्यादा एटॉमिक वेट वाला अनासिर है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे, है ना, तरतीब पाता गया था। 2 नंबर, उसने एक और ख़ास बात का ख्याल रखा था कि यकसा खवास वाले अनासिर को उसने एक ग्रुप में रखा था। यकसा खवास और वैलेंसी, सेम
केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेम वैलेंसी वाले जो अनासिर हैं उनको उसने सेम ग्रुप में रखा था। यानी ग्रुप 1 में जितने अनासिर हैं सबका वैलेंसी सेम था, ग्रुप 2 में जितने अनासिर हैं उनका वैलेंसी इस तरह से, ग्रुप 3 में जितने अनासिर हैं उन तमाम अनासिर का वैलेंसी और केमिकल कैरेक्टर यकसा केमिकल कैरेक्टर के हामिल ये अनासिर थे, है ना। उसी तरह से उन्होंने अपने टेबल में कुछ खाली मकामात भी छोड़ा था जिसकी अहमियत अभी हम लोग जानेंगे। तो मेंडलीव का जो पीरियड टेबल है ना, उसमें टोटल 8 ग्रुप था और 7 पीरियड था। बाद में हम लोग इस टेबल में एक और ग्रुप का इजाफा किया गया था जिसे हम लोग 0 ग्रुप कहते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, है ना। मेंडलीव का जो टेबल है ये बड़ी अहमियत का हामिल है, केमिस्ट्री के मुताले के में ये बड़ी अहमियत का हामिल है। तो हमें जानना है कि मेंडलीव के टेबल में, है ना, क्या क्या मेंडलीव का जो टेबल है इसकी क्या क्या अहमियत है ना। इसे हम अहमियत भी कहते हैं, एडवांटेज, मेरिट या सिग्निफिकेंस, मुख्तलिफ तरह से सवालात पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो मेरिट, मेंडलीव के पीरियड टेबल की अहमियत, बहुत सारी अहमियत है, आपको 1-2 अहमियत को याद रखना पड़ेगा, है ना। उन्होंने कुछ अनासिर के एटॉमिक वेट को जो उनसे पहले गलत बताए गए थे अपने टेबल में दुरुस्त किया था। मसलन बेरिलियम, इसका एटॉमिक वेट पहले लोगों ने बताया था 14.9, मेंडलीव ने इसको दुरुस्त करके अपने टेबल में 9.1 बताया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा उनका कारनामा था, है ना। बेरिलियम और भी कुछ अनासिर थे जो पिछले, जो इससे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था एलिमेंट्स को, उसमें इनका एटॉमिक वेट बताया गया था 14.9 बेरिलियम का, लेकिन उन्होंने उसको दुरुस्त करके 9.1 लिखा था। तो ये इस टेबल की एक बहुत ही अहमियत है। मेंडलीव्स का जो टेबल है उसकी और बहुत सारी अहमियत है। अभी आपको हमने बताया था कि मेंडलीव ने अपने टेबल में कुछ खाली मकामात छोड़े थे, एंड ब्लैंक स्पेसेस, है ना। और नए अनासिर के दरियाफ्त होने की उन्होंने पेशन गोई प्रेडिक्शन किया था। अगरचा वो तमाम अनासिर, है ना, वो तमाम अनासिर उस वक्त दरियाफ्त नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त तरीके से उनके तबई और कीमियाई खसूसियात, एटॉमिक वेट, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह को बता दिया था। मसलन बोरोन के बाद एक खाली मुकाम था, है ना। उसी तरह से एल्युमिनियम के बाद एक खाली मुकाम था, या सिलिकॉन के बाद एक खाली मुकाम था। तो उन्होंने बता दिया था कि अगरचे उनको इस बात का इल्म नहीं था, इस अनासिर का उस वक्त तक दरियाफ्त नहीं हो पाया था, लेकिन उन्होंने बताया था कि एक अनासिर है जिसका इतना एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक वेट है, ये फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी है। बल्कि उन्होंने उसका एक फ़र्ज़ी नाम भी दिया था, इसका नाम रखा गया था एका बोरोन। ये जो एल्युमिनियम के बाद जो खाली मुकाम था उसमें जो अनासिर हैं उसका उसने फ़र्ज़ी एक नाम दिया था एका एल्युमिनियम। उसी तरह से सिलिकॉन के बाद जो खाली मुकाम था उसमें जो अनासिर थे उसने एक फ़र्ज़ी नाम दिया था एका सिलिकॉन। उनके बाद जब साइंटिस्ट लोगों ने मज़ीद तहकीक किया तो ये जो तमाम अनासिर है जो यहाँ पर खाली मुकामात, ये जो खाली मुकामात थे वो दरियाफ़्त हुआ। जैसे एक अनासिर है उसका नाम है स्कैंडियम, ये बाद में दरियाफ़्त हुई, उसको एका बोरोन की जगह में फ़िलअप कर दिया गया, यानी बोरोन के बाद स्कैंडियम। उस तरह से गैलियम नाम का एक अनसर था, है ना, जिसको एल्युमिनियम के बाद जो खाली मुकाम था उसमें रखा गया। और उसी तरह से जर्मेनियम, तो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त तरीक़ा से नए अनासिर की पेशन गोई किया था। ये भी इस टेबल की बहुत अहमियत है, या ये टेबल इस मानों में बहुत अहमियत का हामिल है। एका के मानी होते हैं उनके बाद, यानी बैरियम के बाद, एका एल्युमिनियम के बाद। मुंदज़ा वाला मिसालें उसकी बला की जहानत और दूरअंदेशी को ज़ाहिर करता है। 3 नंबर, मेंडलीव के ज़माने में जामिद अंसर, इनर्ट एलिमेंट, मसलन हेलियम, न्यून, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, है ना, रेडन वगैरह की दरियाफ्त नहीं हुई थी। आप लोगों को मालूम है कुछ ऐसे अनासिर भी दुनिया में मौजूद हैं जो कीमियाई तामील में हिस्सा नहीं लेते हैं, उनकी वैलेंसी 0 होती है। इस तरह के अनासिर को हम लोग कहते हैं इनर्ट एलिमेंट, या उर्दू में इसे जामिद अनासिर या जामिद गैस भी कहते हैं, है ना।
इन लोगों को इनर्ट गैस भी कहा जाता है, कुछ गैसें भी हैं इसलिए इनर्ट गैस भी हम कहते हैं, है ना। तो ये जो इनर्ट एलिमेंट है ना, इस उनके ज़माने में इनर्ट एलिमेंट का उनको आइडिया नहीं था, उस ज़माने में इसकी दरियाफ्त नहीं हुई थी। इनर्ट एलिमेंट बहुत सारे हैं, एक दो का नाम आप याद रखिए, जैसे हेलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है ना। नियोन, एटॉमिक नंबर इसका होता है 10 और मास नंबर 20। आर्गन, एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 30। क्रिप्टन, जेनॉन, है ना, रेडोन वगैरह, ये सब इनर्ट अनासिर है। ये वो अनासिर हैं जो कीमियाई तामील में हिस्सा नहीं लेते हैं और नतीजा के तौर पर उनसे कोई भी मरकबात कंपाउंड नहीं बनते हैं। दरअसल इन अनासिर के सबसे आखिरी मदार आउटर मोस्ट ऑर्बिट या वैलेंस शेल सैचुरेट होते हैं, लिहाजा ना तो ये इलेक्ट्रॉन को ज़ाया करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को हासिल करते हैं। उसी वजह से ये कीमियाई तब्दीली में हिस्सा नहीं लेते हैं, उनकी वैलेंसी 0 होती है। एक मिसाल आपको हम यहाँ दिखा दें, नियोन को अगर लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, नियोन का एटॉमिक नंबर है 10, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 10, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2, 8, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, न्यूक्लियस, उसके बाद 2 ऑर्बिट होगा, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि जब किसी फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़कर दूसरा कोई भी ऑर्बिट के एटम का जो कोई भी ऑर्बिट में जब 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो जाता है या मुकम्मल हो जाता है तो वो सैचुरेट हो जाता है। उसमें ना तो इलेक्ट्रॉन को लेने की सलाहियत होती है, ना इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की सलाहियत होती है। चूँकि इसका आखिरी ऑर्बिट सैचुरेट है, लिहाजा इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन को लेने की सलाहियत है, ना देने की सलाहियत है। यही वजह है कि इनका वैलेंसी 0 होता है और ये कंपाउंड, है ना, फॉर्म करने में हिस्सा नहीं लेते, कीमियाई तामील में हिस्सा नहीं लेते हैं। इसी तरह से आप आर्गन को देख सकते हैं, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 8, यानी इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी देखिए आउटर मोस्ट जो सेल है वो सैचुरेट है ना, इसने अपना स्टेबिलिटी हासिल कर लिया है ना। नतीजा के तौर पे इसमें इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करने की सलाहियत नहीं है। यही वजह है कि आर्गन कीमियाई तामील में हिस्सा नहीं लेते हैं, लिहाजा इनकी वैलेंसी 0 होती है। तो इस तरह के तमाम अनासिर को, है ना, मेंडलीफ के बाद एक टेबल में, पहले तो उनका जो टेबल था उसमें टोटल 8 ग्रुप्स था, बाद में एक और ग्रुप का इजाफा किया गया और उसका नाम दिया गया 0 ग्रुप, और 0 ग्रुप में ये तमाम अनासिर को शामिल कर दिया गया। तो उन अनासिर को नोबल गैस भी कहा जाता है। अगरचा नोबल गैस से मेंडलीफ वाकिफ़ नहीं था, लेकिन है ना उनके दरियाफ़्त के बाद उनको इस टेबल में कोई तब्दीली किए बगैर आसानी के साथ एकोमोडेट कर दिया गया। ये भी मेंडलीफ की, है ना, अज़मत का एक सबूत है। तो बाद में जो मॉडिफाइड टेबल बनाया गया उसमें इसको शामिल कर दिया गया और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, इसमें कोई, है ना, तब्दीली नहीं की गई। बगैर तब्दीली किए हुए आसानी के साथ ये जो 0 ग्रुप है इसको इस टेबल में, 0 ग्रुप के तमाम अनासिर को इस टेबल में शामिल कर दिया गया। तो एक अलग ग्रुप बना दिया गया, है ना। बाद में मेंडलीफ की तब्दील शुदा मॉडिफाइड टेबल में एक नए ग्रुप का इजाफा किया गया जिसे 0 ग्रुप कहा जाता है, और उसी ग्रुप में तमाम इनर्ट एलिमेंट या नोबल गैस को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के लिहाज से तरतीब दिया गया। Noble gases could be placed in his table as separate group without disturbing the actual format of the table. It was his great achievement. तो मेंडलीफ बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो इस तरह आप लोगों को उनका जो टेबल है इसकी 2-3 अहमियत को याद रखना है। मेरिट, अगरचा मेंडलीफ ने बहुत ही जाँफसानी और बहुत ही मेहनत के बाद इस टेबल को तरतीब दिया था, लेकिन उसके बावजूद इस टेबल को तरतीब देने में उनसे कुछ गलती हो गई, कुछ खामियां हो गई, जिसको हम लोग डिफेक्ट्स कहते हैं। डिफेक्ट या इस टेबल का डीमेरिट या डिसएडवांटेज, तो मुख्तलिफ़ तरह से आप इसको कह सकते हैं। डिसएडवांटेज, डीमेरिट्स, डिफेक्ट या ड्रॉबैक्स इस टेबल का। तो
आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाएगा कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 2-4 ड्रॉबैक्स बताओ, 2-4 डिफेक्ट बताओ या 1-2 डिफेक्ट बताओ। तो कई डिफेक्ट्स हैं। सबसे पहले मेंडलीव के टेबल में हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो कंट्रोवर्शियल है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ कंट्रोवर्शियल। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ कंट्रोवर्शियल। हाइड्रोजन का पोजीशन मुतनाज़ा फ़िया है। दरअसल आप यहाँ पे देखिए मेंडलीव ने हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा था। ग्रुप 1 में हाइड्रोजन के अलावा और बहुत सारे अनासिर हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम वगैरह। ये तमाम अनासिर मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, मगर हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। तो अगरचे हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है लेकिन मेंडलीव ने उसको मेटल के साथ ग्रुप 1 में रखा था, है ना। तो ये इस टेबल की खामी थी। अगरचा मॉडर्न साइंटिस्ट लोगों ने हाइड्रोजन को ग्रुप 7 में रखा है ना। मेंडलीव ने जो ग्रुप 1 में रखा था हाइड्रोजन को, उसकी एक वजह थी, दरअसल जितना भी मेटल्स है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को वो लॉस करता है, उसका चार्ज पॉजिटिव होता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत होती है उसमें, है ना। तो हाइड्रोजन एक वाहिद ऐसा नॉन मेटल है जो, है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तमाम नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, मगर हाइड्रोजन अगरचे एक नॉन मेटल है लेकिन ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो उसी वजह से उसने, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटासियम वगैरह जो कि मेटल्स है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उसके साथ हाइड्रोजन को रख दिया था। लेकिन ये तमाम मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स है हाइड्रोजन, ये गलती हुई। मेंडलीव ने एक और वजह से इसको रखा था। यहाँ पर जितने अनासिर है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम वगैरह, जो ग्रुप 1 में, इनका वैलेंसी 1 होता है, हाइड्रोजन का वैलेंसी भी 1 है। यहाँ पर जितने अनासिर हैं इनके आखिरी मदार, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या इसको हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इन वजूहात की बिना पे उसने हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा था। मॉडर्न टेबल में इसको ग्रुप 7 में रखा गया, हाइड्रोजन को साइंटिस्ट लोगों ने रखा है इसलिए कि ग्रुप। तो मेंडलीव ने हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा था, जबकि मॉडिफाइड टेबल में या बाद में जो टेबल तरतीब दिया गया उसमें ग्रुप 7 में रखा गया। तो ग्रुप 7 में रखने की कुछ खास वजह थी। नंबर 1, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और ग्रुप 7 में जो अनासिर मौजूद है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ये सब भी नॉन मेटल है। ग्रुप हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है और इस ग्रुप में मौजूद तमाम अनासिर का वैलेंसी भी 1 होता है। लेकिन यहाँ पे भी रखने से इसकी कुछ खासियत सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। जैसे हाइड्रोजन अगरचे एक नॉन मेटल है मगर ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर का हामिल है, जबकि यहाँ पे मौजूद तमाम अनासिर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, जिसको हैलोजन गैस भी कहा जाता है, ये लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का हामिल होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत होती है, जबकि इन लोगों में इसमें इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की सलाहियत होती है। नंबर 2, यहाँ पे जितने अनासिर मौजूद हैं उनके आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनका जो वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह में। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम लोग 2, 8, 7, तो इसके आखिरी मदार में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये इस ग्रुप में मौजूद तमाम एटम के आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन के आखिरी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन है। नतीजे के तौर पे हाइड्रोजन का जो सही पोजीशन है यहाँ भी नहीं हासिल हो पा रहा है। तो मेंडलीव ने जो गलती की थी, बाद में भी इसको पीरियोडिक टेबल में सही मुकाम नहीं दिया जा सका। उसी वजह से हाइड्रोजन एक कंट्रोवर्शियल एलिमेंट है ना, मुतनाज़ा फ़िया अनासिर है ना। इसी वजह से मेंडलीव ने इसका नाम रखा था रफ़ एलिमेंट, ROUGH, रफ़ एलिमेंट। और, है ना, डेबोर्नियर ने इसको कहा था नाउटी एलिमेंट। कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, गिव विच एलिमेंट इज़ कॉल्ड नाउटी एलिमेंट। नाउटी, NAUGHTY, नाउटी एलिमेंट। सो हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड नाउटी एलिमेंट एंड वाई। कभी कभी पूछा जाता है, जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का पोजीशन को जस्टिफाई कीजिए, आपको दोनों बातों को बताना पड़ेगा। तो ये इस टेबल की खामी है। इस टेबल में बहुत सारी खामियां हैं। पहला खामी जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि इस टेबल में हाइड्रोजन का पोजीशन कंट्रोवर्शियल है। 2 नंबर, आइसोटोप्स। आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा है कि ऐसे अनासिर जिनके एटॉमिक नंबर तो बराबर हों लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हो, उसे आइसोटोप कहा जाता है।
एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटोप। हाइड्रोजन को लीजिए मिसाल के तौर पे, तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है। पहला आइसोटोप एटम जिसका एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, इसको ऑर्डिनरी हाइड्रोजन या प्रोटियम कहते हैं। दूसरा एटम उसका एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2, इसको ड्यूटेरियम या हेवी हाइड्रोजन कहा जाता है। और तीसरा एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3, इसको ट्राइटियम कहते हैं। तो ये तीनों हाइड्रोजन का एटम है, लेकिन इनके मास नंबर मुख्तलिफ है। एटॉमिक नंबर बराबर है लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ है। उसी तरह ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। एटॉमिक नंबर 8 मास नंबर 16, दूसरा का एटॉमिक नंबर 8 मास नंबर 17, तीसरा का एटॉमिक नंबर 8 मास नंबर 18। तो यहाँ भी देखिए तीनों का अगरचे एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ है। उसी तरह क्लोरीन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 9 में। एटॉमिक नंबर 17 मास नंबर 35, दूसरा एटम का एटॉमिक नंबर 17 मास नंबर 37, तीसरा एटम का एटॉमिक नंबर 17 मास नंबर 39। तो ये जो आइसोटोप्स है, और भी बहुत सारे अनासिर हैं जिनका आइसोटोप्स होता है। तो आइसोटोप के जो अनासिर हैं उनको इस टेबल में सही जगह नहीं दिया जा सका। ये भी इस टेबल की एक बहुत बड़ी खामी है ना। 1 नंबर हाइड्रोजन का पोजीशन इस टेबल में कंट्रोवर्शियल है। 2 नंबर इस टेबल में हाइड्रोजन आइसोटोप्स को सही मुकाम नहीं दिया जा सका है, जो इस टेबल की खामी है। इस टेबल में बाज़ ज़्यादा एटॉमिक वेट रखने वाले अनासिर को पहले रखा गया है और कम एटॉमिक वेट रखने वाले अनासिर को बाद में रखा गया है। मेंडलीफ का जो उसूल था उसमें उन्होंने अनासिर को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के लिहाज से, यानी अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, उन्होंने टेबल में सजाया था। हल्का अनासिर जिसका एटॉमिक वेट कम है वो पहले, और इस तरह बतदरीज ग्रेजुअली जो भारी अनासिर है जिनका एटॉमिक वेट बढ़ रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे एकोमोडेट होता हुआ गया था। लेकिन इस टेबल में चंद जगहों में ऐसा हुआ है कि ज़्यादा एटॉमिक वेट वाला अनासिर को पहले रखा गया और कम एटॉमिक वाला अनासिर को बाद में। मसलन निकेल और कोबाल्ट को अगर ले लीजिए आप, निकेल एंड कोबाल्ट, है ना, तो ये इस टेबल की खामी है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आर्गन और पोटासियम, आर्गन एंड पोटासियम। अच्छा, अगरचे आर्गन एक इनर्ट एलिमेंट है जो मेंडलीफ के टेबल में मौजूद नहीं था, बाद में इसकी दरियाफ्त हुई और इसको 0 ग्रुप में रखा गया। लेकिन है ना, यहाँ पर चूँकि अक्सर सवालात पूछे जाते हैं उसीलिए इसको हम डिस्कस करना ज़रूरी समझते हैं। तो आर्गन का एटॉमिक वेट है 39.944, जबकि पोटासियम का एटॉमिक वेट है 39.10। तो आप लोग गौर से देखिए, आर्गन का एटॉमिक वेट ज़्यादा है, पोटासियम का कम है। तो कायदे के लिहाज से पहले पोटासियम को आना चाहिए था, बाद में आर्गन को जाना चाहिए था। लेकिन हम लोग टेबल में देखते हैं पहले आर्गन है बाद में पोटासियम है। तो ये इस टेबल की खामी है, बाद में जो इस टेबल में मॉडिफिकेशन किया गया। लेकिन इसकी एक वजह है, आर्गन एक इनर्ट एलिमेंट है, आर्गन एक इनर्ट एलिमेंट है, नोबल गैस। तो ये इसको 0 ग्रुप में रखा गया है ना, उसलिए कि यहाँ पे तमाम अनासिर जो है वो इनर्ट एलिमेंट है। अगर इसको कायदा के लिहाज से बढ़ते हुए एटॉमिक वेट का जो एकोमोडेशन का थ्योरी है उसके लिहाज से अगर इसको रखा जाता ग्रुप 1 में, तो यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटासियम वगैरह मौजूद है जो कि है ना बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कली मेटल है, उनका वैलेंसी 1 होता है और वो लोग बहुत तेज़ी के साथ केमियाई तामील में हिस्सा लेते हैं, जबकि ये इनर्ट गैस है, इनका वैलेंसी 0 होता है। उसी तरह से अगर पोटासियम को है ना पहले रखा जाता है आर्गन से पहले, तो ये 0 ग्रुप में आ जाता है जहाँ पे तमाम इनर्ट एलिमेंट है, इनर्ट गैसेज हैं, जबकि ये एक एल्कली मेटल है। तो इस तरह कुछ बड़ी खामी से बचने के लिए उन्होंने छोटी गलती किया। तो इससे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई आर्गन इज़ प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आर्गन को पोटेशियम से पहले क्यों रखा गया है। इस तरह मेंडलीफ ने ख़ुद अपने वज़ा किए गए उसूल से इनराफ किया, लेकिन उसकी वजह है ऐसा ना करने की सूरत में अनासिर के कीमियाई खवास, वैलेंसी वगैरह फिट ना हो पाते। मुख्तसर ये है कि बड़ी गलती से बचने के लिए है ना उन्होंने निस्बतन छोटी गलती को अपनाया। उसी तरह उस टेबल में बाज़ यकसा खवास रखने वाले अनासिर को 2 मुख्तलिफ ग्रुप में रखा गया है, जबकि एक जैसे खवास रखने वाले अनासिर को सेम ग्रुप में रखा गया है। इस टेबल में ऐसा भी बहुत सारा मामला पेश आया। उन्होंने जो उसूल अपनाया था वो ये था
कि यकसा ख़वास वाले अनासिर एक ग्रुप में आएंगे और मुख्तलिफ़ ख़वास वाले अनासिर मुख्तलिफ़ ग्रुप में जाएंगे। लेकिन इस टेबल में कुछ ऐसे अनासिर भी हैं जो अगरचा मुख्तलिफ़ ख़वास के हैं वो एक ही ग्रुप में आ गए, और कुछ ऐसे अनासिर भी हैं जो अगरचा यकसा ख़वास के हैं लेकिन वो मुख्तलिफ़ ग्रुप में चले गए। तो ये इस टेबल की ख़ामी है। तो मुख्तलिफ़ तरह की ख़ामियों के बावजूद मेंडलीव का जो प्रेडिक्ट टेबल है बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि उसने नहायत जामे तरीके से टेबल में अनासिर को तरतीब दिया था। बाद के ज़माना के साइंसदानों ने उस टेबल में कुछ ज़रूरी तरमीम किया, मॉडिफिकेशन, जिसे मॉडिफाइड टेबल कहा जाता है, जो आज भी कद्र की निगाहों से देखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, 1912 मतलब अभी से तकरीबन 107 साल पहले, तकरीबन 107 साल कबल, मशहूर साइंसदान हेनरी मॉसले ने मुख्तलिफ़ तरह के अनासिर को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट की बजाय बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब दिया था, जिसे मॉडर्न पीरियडिक टेबल कहा जाता है। ये एक बहुत ज़रूरी बात है। आप लोगों ने अभी मेंडलीव का टेबल पढ़ा, उससे पहले न्यूलैंड वगैरह का टेबल को पढ़ा था, लेकिन हम लोगों को क्लास 10 में और इसके बाद भी जो ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से है ना टेबल को पढ़ना है, वो है मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे हेनरी मॉसले, उन्होंने 1912 में एक और तरह का टेबल तरतीब दिया था, है ना, जिसको हम लोग मेंडलीव प्रेडिक्ट टेबल कहते हैं। दरअसल मेंडलीव का जो प्रेडिक्ट टेबल है उसमें उसने अनासिर को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के लिहाज से सजाया था, बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के लिहाज से सजाया था। लेकिन इस तरह से अनासिर को तरतीब देने के सबब उस टेबल में बहुत सारी खामियां रह गई थी। तो मॉसले ने उस खामी को दूर करने के लिए उन्होंने तब्दीली की थी। उन्होंने अनासिर को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट की बजाय बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर सजाया था, और बाद में उन्होंने एक लॉ पेश किया था जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियडिक लॉ कहते हैं। हम लोगों ने पहले मेंडलीव पीरियडिक लॉ पढ़ा था। उस लॉ में आपको बताया गया था कि अनासिर के तबई और कीमियाई ख़वास उनके एटॉमिक वेट का पीरियडिक फंक्शंस होते हैं। चूँकि मॉसले ने जो टेबल तरतीब दिया था, जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियडिक टेबल कहते हैं, 1912 में तकरीबन 107 साल पहले, उस टेबल में उसने अनासिर को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से सजाया था, तरतीब दिया था, है ना। उसीलिए उन्होंने अपने लॉ में कुछ तरमीम किया, मेंडलीव के लॉ में तरमीम किया, और तरमीम करने के बाद उन्होंने जो लॉ पेश किया उसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न पीरियडिक लॉ। उस लॉ में उसने कहा था कि अनासिर के तबई और कीमियाई ख़वास उनके एटॉमिक नंबर का पीरियडिक फंक्शंस होते हैं। मेंडलीव ने क्या कहा था? एटॉमिक वेट का पीरियडिक फंक्शंस होते हैं। इन्होंने क्या कहा था? अनासिर के, है ना, ख़वास उनके एटॉमिक नंबर का पीरियडिक फंक्शंस होते हैं। इसकी क्या वजह है ना, इसको हम लोग तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको जानेंगे। तो ये जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, जिसको हम लोग, है ना, मॉसले टेबल भी कहते हैं या मॉडिफाइड टेबल भी कहते हैं, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। तो हम लोग इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मॉडर्न पीरियडिक टेबल को पढ़ेंगे। उसके अलावा, है ना, पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, जो बहुत ही अहमियत का हामिल है। और चूँकि उसमें मुख्तलिफ़ तरह का मैथमेटिकल वगैरह कैलकुलेशन भी हम लोग करेंगे और तफसील से जानेंगे, तो इसीलिए अभी अगर उसको किया जाए तो क्लास बहुत तवील हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने जो ख़ास बात को पढ़ा है,